नमस्कार। द लेंस में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, आप किसी एक चौराहे पर खड़े हैं और आपके सामने है ढेर सारे रास्ते, जैसे कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ हटके जैसे कोई गेम डिजाइनर हो गया या कंटेंट क्रिएटर। लेकिन सही रास्ता कौन सा है? साइंस और मैथ्स के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं जो आपके सपनों को उड़ान दे सकते हैं? विदेश में पढ़ाई का सपना है, लेकिन उसे कैसे पूरा करें? और ट्रेंड में कौन से प्रोफेशन हैं जो आपको टॉप पर पहुंचा सकते हैं? आज हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट पूनम ऋतु सेन, और आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट, सौरभ नंदा जी। एसएन मेंटरिंग के संस्थापक हैं, जिन्होंने 20,000 से ज्यादा लोगों के करियर को सफल बनाने में मदद की है। 35 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 600 से ज्यादा स्कूल्स में युवाओं के भविष्य को निखारा है। हेलो सौरभ जी, स्वागत है आपका द लेंस में। नमस्कार सभी को एंड थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। मैं लेंस का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि मैं बच्चों से कुछ गुफ्तगू कर सकूं, कुछ अपनी मन साझा कर सकूं उनके साथ। जी सौरभ जी, मैं आपसे पहला सवाल ये लेना चाहूंगी कि अक्सर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस और मैथ्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही तो सेफ ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा कुछ कूल और प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस हैं जो आज के युवा चूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये साइंस और मैथ्स की जो कहानी है ये तो अब मतलब एक तरीके से हमारे देश को ये ना रिप्रेजेंट करने लग गई है। मैंने जी जब 2022 में टेडेक्स का टॉक दिया, टेड टॉक दिया था मैंने जापान में, तो वहां पर भी मैंने ये बात कही थी। खुद मैंने 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो लिया था कि स्कोप बढ़ जाएगा। और मुझे मुझे पता है, आप भी आज भी मैं जब सेशन लेता हूँ स्कूल या कॉलेजेस में, वहां मैं जरूर पूछता हूँ कि किसी ने पीसीएमबी लिया है, तो जरूर कोई ना कोई हाथ जरूर खड़ा करता है। तो मैं कहता हूँ तुम भी वो शूरवीर हो जो कुछ करोगे आगे। सो जी, आपकी बात एकदम सही है। साइंस और मैथ्स के बारे में बात की जाए तो सबको लगता है कि वो एक सेफ ऑप्शन है, और जरूर है, वो सेफ ऑप्शन है। क्योंकि साइंस और मैथ्स की वजह से आपके पास इतने सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसकी वजह से आप कहें तो मतलब रिस्क कम हो जाता है हमारा। जी लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सबको साइंस और मैथ्स करना चाहिए? तो साइंस और मैथ्स अगर आपने 11th और 12th में पढ़ना है तो सिर्फ उसीलिए पढ़ें कि आपको उसमें मजा आता है, आपको पढ़ने में दिलचस्पी है साइंस और मैथ्स में। नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। ये हमारी इंटरनल, मेरी कंपनी एसएन मेंटरिंग में इंटरनल हमारा ये स्टेटिस्टिक है, पिछले 12-13 सालों से हमने जो ऑब्जर्व किया है जी कि 35 से 40% बच्चे 6 महीने बाद साइंस या मैथ्स छोड़ देते हैं। जी तो क्या वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो रही है? हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप साइंस और मैथ्स लेते हैं उसके फायदे क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपके अंदर एकेडमिक डिसिप्लिन आता है, क्योंकि साइंस और मैथ्स की पढ़ाई काफी इंटेंस होती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है उसमें। तो आपके अंदर वो एकेडमिक डिसिप्लिन आता है। उस एकेडमिक डिसिप्लिन का जो फायदा है आपको खाली अभी नहीं होगा, आपको कॉलेज में भी होगा, कल आप नौकरी करेंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे, कहीं भी जाएंगे, वो एकेडमिक डिसिप्लिन आपके साथ रहेगा। एक एक रीजन है कि जो जेई और नीट के जो एस्पिरेंट होते हैं वो आगे जाके और सक्सेस लेते हैं लाइफ में, क्योंकि उन्होंने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है। अब साइंस और मैथ्स की वजह से कौन कौन से ऑप्शंस खुलते हैं? बहुत सारे। इंजीनियरिंग, मेडिसिन और इससे रिलेटेड जितने भी, और ये काफी कूल हो सकते हैं। लेकिन क्या सबको बनना चाहिए? मेरे ख्याल नहीं। अब मैं आपको अगर मेडिसिन की ही बात करूं, मेडिसिन की सीट्स हम सबको पता है कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ये समझें कि मेडिसिन कैसे एक्सपैंड हो रही है, मेडिसिन कैसे बदल रही है। हम एक समय पे ये बात करते थे खाली एलोपैथिक मेडिसिन ही सब कुछ है। रायपुर में एम्स बना है नया नया, और वहां पर डॉक्टर्स हैं, वहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है हमें। क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो क्योर करती है। सर्जरी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें जैसे कैंसर हो गया या फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, वो एलोपैथिक से ही आप उसको मैनेज कर सकते हैं ढंग से। लेकिन आप देखिए हमारी दुनिया किधर जा रही है? अब हमारी दुनिया जा रही है प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ। पैंडेमिक हुआ, सबको पता चल गया कि कोरोना जैसी चीज है, कभी भी आ सकती है, दोबारा आ सकती है। तो हमें अपने आप की इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हमारे जो पूर्वज कह के गए हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद में बताया गया है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो इसीलिए सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री का भी इजाज किया, जिसमें यूनानी, होम्योपैथिक, जी आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक और योगिक साइंसेस के बारे में बताया गया। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, खाली आपको जरूरी नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन के पीछे ही भागना है और नीट में ही सक्सेस लेनी है।
आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अभी जो एक BNYS नाम का कोर्स होता है, बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, वो जो कोर्स है कुछ अगले 2-3 साल तक उसमें नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना नीट के बायोलॉजी वाला बच्चा उसे पढ़ सकता है। उसका करिकुलम 50 to 60% नीट जैसा है, मतलब सॉरी, जब आप MBBS करते हैं MBBS जैसा है, और उसके बाद आप डॉक्टर बन के निकलते हैं। इन्वेसिव मेडिसिन नहीं है। अगर आपको खून से डर लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो ये वो ही है। लोगों की आप हेल्प करते हैं नेचुरल तरीके से। ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर कूल ऑप्शंस की बात करें तो बहुत हैं, कूल ऑप्शंस में कमी नहीं है। आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, आप गेम डिजाइन की तरफ जाएं, आप AR VR की तरफ जाएं, आप बायोलॉजी स्पेस में देखने के लिए जाएं, आप उसके बाद में क्लीन एनर्जी के बारे में सोचें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि हम एटमॉस्फेयर से, आकाश से कैसे पानी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में पानी की कमी होने वाली है। ये सारे कूल ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत सक्सेस और बहुत पैसा भी देंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये बच्चों को गाइड किया सौरभ जी। मैं अगला सवाल लेती हूँ। अक्सर ना बच्चों को होता है कि हम विदेशों में जाके पढ़ाई करें, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाए, लेकिन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो विदेश में पढ़ाई के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूँ, साल 2025 में कौन से कोर्सेस हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं? बिल्कुल। आप देखिए, जब भी विदेश जा रहे हैं तो हम विदेश, सबसे पहले आप समझिए, विदेश मतलब बहुत सारे देश हैं, उनमें से आप किसी देश को चूज करेंगे, है ना। और क्योंकि भारत में अंग्रेजी का प्रभाव रहा है शुरू से, हम इंग्लिश काफी अच्छा बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारी नेचुरल चॉइस रही है कि हम उन देशों में जाएं जहां पर जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है। तो इसलिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, UK, न्यूजीलैंड, और ऐसे ही मेडिकल के लिए वेस्ट इंडीज में भी बहुत लोग जाते हैं। अब अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में इंग्लिश में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। चाहे हम जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो ये सारे ऑप्शंस भी खुल गए हैं। हमें अब किस तरीके से चूज करना चाहिए? अगर मैं कुछ आंकड़ों के बारे में आपको बताऊं, पिछले साल कुछ 7.5 लाख इंडियन बच्चा बाहर पढ़ने गया है। और वो 7.5 लाख बच्चा एक देश में नहीं गया है, वो पूरी दुनिया में गया है। अभी आप इजराइल ईरान के युद्ध के बारे में सुनना होगा। ईरान से 10,000 इंडियन बच्चा वापस आया है। इजराइल में भी कुछ 30,000 के करीब बच्चा पढ़ रहा था इंडिया का। इंडिया का बच्चा हर देश में पढ़ रहा है दुनिया में, राइट। तो आपको यह समझना है कि अब कौन सा देश किस प्रोग्राम के लिए अच्छा है। सबसे पहले चीज हमें आपको समझना है कि आप किस में अच्छे हैं, आपका मन कहाँ है, आपका नेचुरल टैलेंट कहाँ है। इसीलिए जब हम किसी बच्चे से बात करते हैं तो उसके एप्टीट्यूड या उसकी जो नेचुरल कैपेबिलिटी है, प्राकृतिक क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए, हम उसको जरूर इवैल्यूएट करते हैं, उसको मेजर करते हैं। फिर हम देखते हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊंगा, आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। आपका नेचुरल टैलेंट मतलब, कई बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में जब वो 4th-5वीं कक्षा में थे तो उनका मन करता था, अरे इलेक्ट्रिकल सॉकेट है, इसको खोल के देखें इसके अंदर क्या होता है। रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल खोल के देखें इसके अंदर क्या होता है। हाँ, उसके बाद शायद आपको मार वगैरह भी पड़ती होगी, डांट पड़ती होगी, लेकिन वो जो आपका टैलेंट है, वो जो अंदर से एक वो उत्तेजना होती थी, वो आपका नेचुरल टैलेंट जो है उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। और ऐसे ही हम 10 तरीके के एप्टीट्यूड मेजर करते हैं। अब वो जो बच्चा है जो सॉकेट खोल के देखता था या रिमोट खोल के देखता था, वो मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकता है, वो सर्जन भी बन सकता है, वो डेंटिस्ट भी बन सकता है, वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकता है, वो अच्छा कलाकार भी बन सकता है, वो एक अच्छा ड्राइवर बन सकता है। वो बहुत सारी चीजें जो हाथों से की जाती हैं, जिसमें आपके हाथों की खूबियां आती हैं, वो सारे कार्य वो कर सकता है, क्योंकि इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन मैटर करती है। और अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें, इसको हम देखें डेक्सटेरिटी, जैसे छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहां पर बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया की। आप देखेंगे ट्राइबल पॉपुलेशन के जो बच्चे हैं, उनकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है बहुत उम्दा होती है। वो क्योंकि पूरा दिन वो बाहर रहते हैं, पेड़ों पे, खेत में शिकार कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर हम उस एप्टीट्यूड को जान लें और फिर उसको बताएं कि तुम डेंटिस्ट बनो, तो वो बहुत उम्दा दर्जे का डेंटिस्ट बनेगा। तो पहले तो आप ये समझें अपने आप को। अब लेकिन ये जो नेचुरल क्षमता काफियों के अंदर होती है, लेकिन हर कोई यूज नहीं करता है इसे, हर कोई इसे इस्तेमाल नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी पता करेगी, पर्सनैलिटी बताएगी क्या ये यूज कर पाएगा कि नहीं। अब जैसे आपको सिंपल सी बात बताऊं, थार जैसी गाड़ियों का बहुत प्रचलन हो गया है इंडिया में, है ना। हर किसी को पसंद है थार, गुरखा, जिम्नी।
आप गाड़ी तो ले लेंगे थार, लेकिन अगर आप उसको सब्जी मंडी तक सब्जी ही लेने लेके जा रहे हैं तो क्या आप थार का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर नहीं, रहे ये हैं, तो है ना? वो जी। 4x4 के लिए बनी है। तो एप्टीट्यूड मतलब आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन है गाड़ी का। वो स्पोर्ट्स कार भी हो सकती है, वो ऑफ रोड गाड़ी भी हो सकती है, वो बहुत बड़ा ट्रक हो सकता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बताएगी क्या आप उस गाड़ी को उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से करना चाहिए या नहीं। और इसी भेड़ चाल में बहुत से बच्चे गलत करियर में चले जाएंगे, गलत कॉलेज में घुस जाएंगे, फिर वो पछताते हैं, फिर वो कहते हैं चलो अब कुछ और नहीं हो रहा तो एमबीए कर लो, अगर कुछ और नहीं होता चलो लॉ की डिग्री कर लेते हैं, चलो और कुछ नहीं होता सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं। वो करियर डिसीजन अच्छा नहीं है ना? तो जब हम विदेश की भी बात करते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, फिर देखिए किस कंट्री में उस पर्टिकुलर करियर का सबसे ज्यादा स्कोप है। अब जैसे कुछ ही दिनों पहले हमारे पास एक महाराष्ट्र का बच्चा आया जो बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग के लिए बना है, और उसने कहा मुझे जापान ही जाना है क्योंकि वहां पर बुलेट ट्रेन हैं, और भारत में भी अभी अहमदाबाद मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो सीखना चाहता है। तो देखिए बच्चा बहुत स्मार्ट है, उसको समझ आ गया है कि भारत में बुलेट ट्रेन बनेंगी, मैं बुलेट ट्रेन के बारे में सीखना चाहता हूँ, जापान बहुत अच्छा देश है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जापान में जाने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो स्कॉलरशिप के साथ जाना चाहता है। और जापान एक बहुत उम्दा देश है, मैं खुद वहां 1 साल लगा के आया हूँ, बहुत ही सुंदर जगह, बहुत अच्छे लोग, बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांस। लेकिन फुल स्कॉलरशिप के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, आपको रिसर्च दिखानी पड़ेगी, आपको सही प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी, फिर आपको फीस प्लस रहना खाना सब कुछ सरकार आपको अपने खर्चे पे देती है। अब इसी तरीके से हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, दोनों ही देशों ने भारत के साथ अग्रीमेंट किया है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी के साथ एग्रीमेंट किया है कि जर्मनी तो कहता है कि हमें 2030 तक 7 लाख नर्सेस चाहिए यहाँ पर, पब्लिक हेल्थ में चाहिए, तो पब्लिक हेल्थ बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें आप जा सकते हैं। फ्रांस कह रहा है 2030 तक हम चाहते हैं 30,000 इंडियन बच्चे यहां पर पढ़ने आए, इंजीनियरिंग में, डिफेंस सेक्टर में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में। तो लिमिट तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी ऐसे तो, लेकिन अ, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना है। बेसिक लेकिन जो तरीका है, बेसिक तरीका है कि आप अपने मार्क्स अच्छे लेके आए, आपको आईएल्स या फिर टोफल या पीटीई और ऐसे 2-3 और भी एग्जाम हैं, उनमें से किसी न किसी एग्जाम को देना पड़ेगा ताकि आप उनको बता सकें कि जी मुझे अंग्रेजी समझ आती है और मैं वहां के पढ़ लूंगा। कुछ देशों में कई बार वो कहते हैं कि आपको हमारे देश की भाषा भी सीखनी पड़ेगी। तो अगर आप जर्मनी जा रहे हैं, थोड़ी सी जर्मन सीख के जाएं, यूट्यूब पे बहुत फ्री वीडियोस हैं, तो आपको फायदा रहेगा। आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं 10 गुना बढ़ जाएंगी जब आप किसी वहां के लोकल इंसान से उनकी भाषा में बात करेंगे। सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं। अगर समझिए कोई बाहर से इंडिया आना चाहता है, और बाय द वे इंडिया ग्लोबल डेस्टिनेशन है पढ़ने के लिए, पिछले साल 70 से 80 हजार बच्चे बाहर के इंडिया में पढ़ने आए हैं। बहुत तो जब वो यूनिक इंडिया आ रहे चीज हैं, बता रहे हैं जी। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। तो इसलिए भारत की जो सरकार है अभी बहुत फोकस है इस पे। अब एनआईटी आईआईटी जो रायपुर में है, आप देखें वहां पर एक फॉरेनर्स का कोटा होता है। तो अब जो बच्चा यहाँ पर आ रहा है, इंजीनियरिंग कर ली, मेडिसिन कर ली, स्मार्ट बच्चा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या उसको नौकरी मिलने में आसानी होगी या मुश्किल होगी अगर उसको हिंदी या फिर कोई और भारतीय भाषा नहीं आती तो? मुश्किल होगी, है ना? बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आप वहां सेटल होना चाहते हैं तो वहां की भाषा को जरूर सीखें, उसमें इन्वेस्ट करें, उसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट डालें, आपको बहुत फायदा होगा। मैंने पर्सनली, मैं डेनमार्क में रहा हूं, मैंने थोड़ी सी डेनिश सीखी है। बिल्कुल। सौरभ जी, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और मातृभाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मैं ये लैंग्वेज में बैलेंस बच्चे कैसे करें, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे इसके अंदर, मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ कि इसके हाँ, क्या फायदे हैं। बिल्कुल। अगर आप लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, आप लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप उस भाषा में लीन हो जाते हैं तो आप उस भाषा के अंदर जा सकते हैं और बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जो आपका प्रोफेशन है मीडिया, जी। आप देखेंगे इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूज चैनल हैं, सबसे ज्यादा न्यूज वेबसाइट्स पूरी दुनिया में इंडिया में हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई मणिपुर से है तो वो हिंदी की जगह, इंग्लिश की जगह मणिपुरी प्रेफर करेगा। राइट। कोई अगर गुजरात से है तो वो गुजराती अखबार पढ़ना चाहेगा।
इसीलिए लैंग्वेज का मीडिया में, एकेडमिक्स में बहुत फायदा है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अब जो भी मतलब रीजन कह सकते हैं उसका हिस्टोरिकल, हम उसमें नहीं जाएंगे। जितनी भी इंडिया की साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही है, वैज्ञानिक जितने भी हमारे आविष्कार हैं या फिर रिसर्च है, वो सब अंग्रेजी में है। तो आपको अंग्रेजी तो सीखनी ही पड़ेगी। उसका एक और इंपॉर्टेंट रीजन है। उसका इंपॉर्टेंट रीजन ये है, भारत अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और 2030 तक ये 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकता है। मतलब हम तीसरे सबसे बड़े बन जाएंगे। मतलब कि पूरी दुनिया के साथ हमने डील करना है, उनके साथ ट्रेड करना है, उनके साथ एकेडमिक्स शेयर करने हैं, रिसर्च शेयर करनी है। तो फिर हमें इंग्लिश का दोबारा प्रयोग करना ही पड़ेगा। और आप देखिए, इंग्लिश को पढ़ना अब कोई वो नहीं रह गया कि हाँ ये हमें आइडेंटिटी क्राइसिस है। जर्मन लोग जो हैं वो इंग्लिश सीख रहे हैं, फ्रांस के लोग अब इंग्लिश सीख रहे हैं, वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, जापान के लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया, आप देखिए, हम अपने देश वासी तो हैं ही, लेकिन आप ये भी देखिए, आप एक एक पूरे ग्रह के वासी हैं। अब वो जो पूरा ग्रह है ना, वो एकजुट होता जा रहा है, ग्लोबल होता जा रहा है। तो आपको एक ग्लोबल लैंग्वेज तो पकड़नी ही पड़ेगी, और अभी के टाइम पे तो वो इंग्लिश है। हो सकता है कि 50 साल बाद कोई और लैंग्वेज आ जाए, क्या पता। जी। सौरभ जी, अगला सवाल आपसे है, डेटा साइंस और एआई, डिजिटल मार्केटिंग, ये ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्स हैं जो हम देख रहे हैं, ये इसकी चर्चा भी बहुत है, तो इसको करियर में कैसे फिट करें? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ही आई थिंक पिछले हफ्ते ही या इसी हफ्ते आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की एक संस्था है जो स्विट्जरलैंड में है, और वो हर साल अपना एक रिपोर्ट छापते हैं। उस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो होता है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, कि जो भविष्य में जिस तरह की नौकरियां रहेंगी, किस तरह के आपको कार्य काम करने को मिल सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि जो फ्यूचर में 2030 तक जो फ्यूचर है, उसमें जो जॉब्स ग्रो करने वाली हैं, उसमें डेटा, बिग डेटा और डेटा साइंस जरूर आता है, और एआई भी आता है। दोनों चीजें आती हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं। तो एआई और डेटा साइंस तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि सबको करना चाहिए? अगर आप डेटा साइंस करना चाहते हैं, तो आपको फिर एनालिटिकल बनना पड़ेगा, आपको नंबर्स से प्यार करना पड़ेगा, आपको एल्गोरिथम बनाने आने चाहिए, और आपको कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग में मजा आना चाहिए, तब आप डेटा साइंस में अच्छा करेंगे। सेम अगर मैं एआई की बात करूं, अभी एआई में मैंने बहुत लेक्चर दिए हैं। मैं आईआईटी रोपड़, एनआईटी जालंधर में वहां पर विजिटिंग फैकल्टी भी हूं एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए, एआई के लिए। तो एआई को प्राइमरीली मैं 2 भागों में देखता हूं। एआई के करियर्स की बात करें तो पहला भाग वो है कि आप एआई बना रहे हैं। मतलब अगर चैट जीपीटी की जो प्रोग्रामिंग है वो आपने की है, तो अगर तो आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे लेवल का कंप्यूटर इंजीनियर बनना पड़ेगा। दूसरा है जो एआई को इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, या उसको इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, तो वो आप एआई का यूज कर रहे हैं, वो कोई भी कर सकता है। अब एआई एक ऐसी चीज है जो खाली इंजीनियर्स या साइंस के बच्चों के लिए नहीं है। हर इंसान को एआई सीखना है, चाहे आप डॉक्टर हो, जज हो, सीए हो, बहुत अच्छे लेवल के, तब भी आपको एआई सीखना पड़ेगा, या फिर 6th क्लास का एक स्टूडेंट हो, आपको एआई सीखना ही पड़ेगा। टेक्निक के साथ बेसिकली कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। बिल्कुल। और इसका मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी इस समय टेक्नोलॉजी जो है, करीबन 22% जितने भी कार्य होते हैं, करीबन 22% टेक्नोलॉजी कर रही है अकेले खुद से। 2030 तक वो नंबर 22 से 33 हो जाएगा, और जो कार्य हैं जो इंसान और टेक्नोलॉजी मिलके करते हैं, वो भी 33% हो जाएगा। ग्रो कर रहा है बहुत, मतलब कि एक तिहाई काम खाली टेक्नोलॉजी, खाली इंसान और टेक्नोलॉजी प्लस इंसान कर रहे हैं 2030 तक, और 2040 तक ये नंबर और भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एआई तो आपको सीखना ही सीखना है। सर, मेरा एक सवाल, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिन बच्चों का, उनके लिए एक सवाल है कि वो ना ओपन कोर्स करना चाहते हैं अपने जॉब के साथ साथ, तो ओपन कोर्स को नौकरियों या हायर एजुकेशन के लिए मान्यता प्राप्त है? ऐसे कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो ओपन कोर्स चुनते समय बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, आज के समय में हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर एजुकेशन का एक्सेस बहुत आसान है जी। लेकिन क्या एजुकेशन की क्वालिटी का एक्सेस आसान है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो
अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आपको भारत जैसे देश में तो एक डिग्री लेनी ही पड़ती है, जिसके लिए आप ओपन यूनिवर्सिटी से लें, चाहे वो इग्नू जैसी सरकारी यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं जो ओपन देती जी। हैं, जैसे पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी आपको। राइट। आप वहां से कोर्सेज जरूर करें क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज्ड हैं। एक संस्था है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, वो इन सारी डिग्रीज को मान्यता देती है, वो इन सारी डिग्रीज को सर्टिफाई करती है कि ये एक्सेप्टेड है, और ये खाली इंडिया में नहीं बाहर भी एक्सेप्टेड है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में दो ओपन करिकुलम अवेलेबल है हमारे पास नेशनल लेवल पे, एक है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और दूसरा है बॉस BOSSE जो सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके एग्जाम की पढ़ाई आप खुद से कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, आपको महंगे स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं, इन सब की मान्यता है। ऑलमोस्ट हर देश में ये सारे यूनिवर्सिटीज और ओपन स्कूलिंग एक्सेप्ट होती है। यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं होती है लेकिन बाकी जगहों पे होती है। और अगर आपको उसके भी आगे करना है तो उसके भी एक एजेंसीज हैं अलग अलग जो आपकी इस सर्टिफिकेशन को मान्यता देंगी कि हाँ ये इसने सही तरीके से पढ़ाई की है। पहला तो ये सवाल आपका आंसर हो गया कि यस ये सारी चीजें मान्यता इनको मिलती है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वालिटी है यहाँ पर? यस। ये क्वालिटी मैटर करेगी ज्यादा। देखिए क्वालिटी जो करिकुलम है वो ऑलमोस्ट सेम है, आपको जो CBSE में मिलेगा, ICSE में मिलेगा, स्टेट बोर्ड में मिलेगा, सेम करिकुलम है जो NIOS में मिल जाएगा। पढ़ना आपने ही, जिसके लिए आपके पास फ्री में यूट्यूब भी अवेलेबल है, चैट GPT भी है। अगर आप व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं तो व्हाट्सएप में आपका खुद का लामा उसका AI आपके पास है। पढ़ना आपको पड़ेगा। हम वो कहते थे ना कि अगर मतलब किसी घोड़े को पानी तक ले जाइए, लेकिन पानी तो घोड़े नहीं, मतलब घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा, वो नहीं पिला सकते। अब आप देखिए हमारी, चाहे आप दुनिया की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, सरकार की पॉलिसीज की बात करें, पानी आप तक आ गया है, पीना आपको पड़ेगा। और मेरे जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो लेंस में आके और ऐसी बहुत सारी दूसरी जगहों पे भी आपको ऐसी गाइडेंस मिल जाएगी। जी। सरकार की NCERT CBSE की वेबसाइट्स पर आपको वीडियोस बना के दिए गए हैं कि इस करियर में क्या कर सकते हैं, वो भी आप ऐसे पानी आपने पीना। सर मेरा अगला सवाल ये है कि ग्रेजुएशन के बाद ना पॉपुलर पोस्ट डिप्लोमा कोर्स बहुत सारे विकल्प लेकर आते हैं, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ हटके करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऑप्शंस हैं? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले समझिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम क्यों होता है, क्या होता है। जी। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है किसी भी एक एरिया में आप जब स्पेशलाइज करना चाहते हैं उसको फिर आप एक मास्टर्स का प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आप कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करें, BA की बात करें जैसे, तो उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हाँ आप उसमें स्पेशलाइज करते हैं कि हाँ मैंने BA हिस्ट्री किया, ज्योग्राफी किया, लेकिन आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप समझ समझ के आगे बढ़ सकते हैं। दो तरीके के प्रोग्राम हैं हमारे पास। पहला प्रोग्राम है प्रोफेशनल प्रोग्राम, कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, अब अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं जैसे लॉयर, तो आप LLB का प्रोग्राम करें, है ना, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वाला प्रोग्राम हो गया। फिर सिमिलरली प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जैसे CA हो गया या कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो गया, उसके लिए एक अच्छी नींव, एक अच्छी फाउंडेशन जो रखता है, कॉमर्स बेस का प्रोग्राम रखता है जो आप BCom के थ्रू कर सकते हैं या BSc मैथ्स कर सकते हैं या फिर आप BBA भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ में इनके एग्जाम दीजिए। अब ये तो हो गए प्रोफेशनल सर्विसेज वाली बात। फिर आता है एकेडमिक, राइट। तो अगर आपने कोई बैचलर्स का प्रोग्राम किया किसी भी एरिया में, लेट्स से बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स किया, अब आपका मन है मैं इसमें और आगे जाऊं, इस जो हमारी ये जो एकेडमिक डिसिप्लिन है उसको और आगे बढ़ाऊं, या फिर कल को मैं टीचर बनूं, प्रोफेसर बनूं, क्योंकि इंडिया में अभी 10,000 यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है, 10,000 विश्वविद्यालय और बनेंगे, तो उन सब में प्रोफेसर चाहिए, तो वो एक अच्छी स्टेबल जॉब भी होती है, रिस्पेक्टेड जॉब होती है। तो अगर आपका मन है उस डायरेक्शन में जाने के लिए, फिर आपको मास्टर्स करना है ताकि फिर उसके बाद आप रिसर्च कर सकें। आपको मास्टर्स करने के बाद में स्कॉलरशिप मिलती है सरकार की तरफ से रिसर्च करने के लिए, आप उसके लिए भी रेडी हो सकते हैं। तो ये दो प्राइमरी एरियाज हैं। तीसरा जो एक एरिया होता है, जब आपने अपना करियर चेंज करना है, जो आपका करियर पाथ पे चल रहा था, एकदम से अब आपको लगा कि ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, अब मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मुझे अब चेंज करना है।
तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसी डायरेक्शन में यही सोच के एमबीए करने जाते हैं। ये एक अच्छा डिसीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियर भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, सीए भी करते हैं, हर कोई एमबीए करता है। तो एमबीए उस तरीके से आपको एक अलाउ करता है एक नई दिशा को एक्सप्लोर करने का, नई दिशा में जाने का। एमबीए कई बार हमें इसलिए भी करना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि अब मेरा बिजनेस चल रहा है लेकिन मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता, किसी ने सिखाया नहीं, तो क्या करें, तो चलिए कुछ एमबीए करते हैं। तो एमबीए की जरूरी नहीं है 2 साल का ही डिग्री हो। आईआईएम वगैरह की बात करें, वहां पर 1-1 साल के 6-6 महीने के भी प्रोग्राम होते हैं। तो कोई भी कोर्स जब आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं उसका एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। आप उस एरिया में स्पेशलाइज करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, या करियर चेंज करने जा रहे हैं। ये 3 तो मेजर रीजन हैं, इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। अब कोई अच्छे से एरिया में करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप एआई की तरफ जरूर जाएं। एआई को कैसे यूज करना है, अगर आप डिजाइनर हैं तो आप डिजाइन के सॉफ्टवेयर की तरफ जरूर जाएं। अगर आप क्या कहते हैं, कोई और प्रोफेशन की बात करें, अगर आप मेडिसिन में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, तो आप ये देखिए कि मेडिसिन और इंजीनियरिंग की नई डिसिप्लिन कौन से आ रहे हैं, उस तरफ से जाएं। क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस की जो डिमांड है, अगर आप देखेंगे, जो आंकड़े देखेंगे, तो कंप्यूटर साइंस की डिमांड कम हो गई है जी। सौरभ जी, मैं अब ना कोई ट्रेंडी कोर्सेज के बारे में बात करूंगी, जैसे गेम डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन या साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। लेकिन इनमें से भी कौन सा कोर्स या फील्ड को हम चुने जो सबसे ज्यादा अभी के डेट में इंपॉर्टेंट रोल है? साइबर सिक्योरिटी। सीधा आंसर साइबर सिक्योरिटी है इसका। साइबर सिक्योरिटी की बात करें अगर हम, तो आप वैसे पहले हम सिक्योरिटी की समझते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है आपको पता है? जब रिसेशन भी चल रहा था, 2008 का रिसेशन चल रहा था, तब एक इंडस्ट्री थी जो 40% से ग्रो की थी। पता है कौन सी इंडस्ट्री थी वो? सीसीटीवी। जब सिक्योरिटी के कैमरे लगाए जाते थे, वो अभी भी ग्रो कर रही थी। आज के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जिसने सबसे ज्यादा ग्रो किया है, कौन सी इंडस्ट्री? साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि आप खुद ही जानते हैं स्कैम से हम सब पीड़ित हैं, हम सब परेशान हैं। उसके ऊपर तो अब मतलब लेख भी आते हैं, उसके ऊपर मतलब ओटीटी पे सीरियल भी बन गए हैं, आप सब जानते हैं उसे। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। आप चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देख लें, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख लें, जिस तरीके से जो दुनिया का अभी जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, जो दूसरे देशों के साथ जो तनाव चल रहे हैं, उस तनाव में आप देखेंगे साइबर वॉरफेयर एक मेजर वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक मेजर वॉरफेयर है। तो जरूर इसमें आप आगे बढ़ें। इसके अलावा जो आपने बोला गेम डिजाइन, वो भी बहुत उम्दा है, बहुत आगे जा रहा है। गेम डिजाइन का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है एजुकेशन में। गेमिफिकेशन के थ्रू जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी चीज को आपने गेम बना के समझाया, बच्चे को जल्दी समझ आता है। उसका बहुत स्कोप है, उसमें बहुत काम किया जा रहा है। सर, ये साइबर सिक्योरिटी और गेम डिजाइनिंग, इसमें अगर हम एंटर करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? 2-3 तरीके हैं इसके लिए। सबसे पहले तो ये स्ट्रीम इंडिपेंडेंट ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब कि आपने 11वीं 12वीं में क्या, हाँ, मतलब कि आपने 11वीं 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा ये। पहले मैं वो ऑप्शन बता देता हूँ। तो आप बीसीए की डिग्री कर सकते हैं। बीसीए, अकेला बीसीए करने से फायदा नहीं होता, बीसीए प्लस एमसीए करें, और आपका फोकस साइबर सिक्योरिटी पे रहना चाहिए। उसके लिए आप कंप्यूटर नेटवर्क्स को समझें, उसके लिए आप एआई को समझें, और उसके लिए आप सिस्टम्स को समझें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। तो ये 3 सब्जेक्ट आप अगर वहां पढ़ें तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने साइंस लिया है, पीसीएम लिया है, नॉन मेडिकल लिया है, तो फिर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या किसी भी तरह की इंजीनियरिंग के साथ में आप कंप्यूटर सिस्टम्स को समझ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं। तीसरी चीज जो है, एथिकल हैकिंग नाम की एक चीज होती है, और उसमें इंडिया के कुछ हैकर्स जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, उन्होंने यूट्यूब पे कोर्सेज भी बनाए हैं। आप कुछ भी आपने पढ़ा हो, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आप वो एथिकल हैकिंग के कोर्सेज डायरेक्टली कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग मतलब कि आपको सिस्टम तोड़ना आता है, लेकिन आप गलत चीज के लिए नहीं तोड़ेंगे। आप किसी को बचाने के लिए या फिर समझने के लिए तोड़ेंगे बस। लेकिन जो क्रैकिंग होता है, जो हैकिंग का, ये हैकिंग या हैकिंग का और एक क्रैकिंग होता है, वो होता है जब आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका सिस्टम तोड़ते हैं। तो आप एथिकल हैकिंग का कोर्स करें, और
सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इंडिया में एथिकल हैकर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर साइबर थाना होता है, साइबर पुलिस थाना है। जी। वहां पर उनको साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स चाहिए, और वो प्रोफेशनल्स वो लोग हैं जिनको पता है कि सिस्टम्स को कैसे तोड़ा जाता है, सिस्टम्स को कैसे जोड़ा जाता है और सुरक्षा कैसे दी जाती है। बिल्कुल। सौरभ जी, मैं यूथ का एक बेसिक सवाल है जो हर बार सामने आता है, जैसे कि क्या उनको करियर बनाने के लिए सिर्फ पैसा देखना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए? आपके नजर में एक बैलेंस्ड करियर का डिसीजन लेने का फॉर्मूला क्या है? ये बहुत ही मतलब क्या कहें, मतलब थोड़ी सी ये चीज मुझे काफी परेशान करती है कई बार जब जी। बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। जब जब मैंने अपनी आईटी की नौकरी 2012 में छोड़ी, और हम्म। उसके बाद एक पहला स्कूल जहां पर मैं सेशन लेने गया, देहरादून में एक बोर्डिंग स्कूल था, वहां पर मैं सेशन लेने गया। और वहां पर जब पूरा हमने एक वर्कशॉप कर ली, करियर के बारे में बताया कि आप भेड़ चाल से बचें और ये सब करें, और कैसे एप्टीट्यूड पर्सनालिटी के बारे में समझें। तो उसके बाद वहां पर ना उस स्कूल में थाईलैंड से कुछ बच्चे पढ़ने आए हुए थे। जी। इंडिया में एक्चुअली बाहर से काफी बच्चे पढ़ने आते हैं, थाईलैंड, कोरिया वगैरह से, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश का लेवल अच्छा है। तो थाईलैंड के 2-3 बच्चे थे, उस सेशन के बाद मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि सर मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, ना ही मुझे फर्क पड़ता है। मुझे बस एक चीज पता है, मुझे मशहूर बनना है, मुझे फेम चाहिए, और मुझे शोहरत चाहिए, और मुझे दौलत चाहिए। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं क्या कहते हैं शेफ बन जाऊं, या फिर क्या कहते हैं मैं गाड़ी चलाऊं। मेरे को अगर ये 3 चीज मिल रही है मैं खुश हूँ उसमें। उस चीज से मैं काफी परेशान हुआ, काफी असमंजस में आ गया था मैं कि ऐसा एक मतलब 15, 16, 17 साल का बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है? क्या वो इतना हताश हो चुका है कि उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है, वो किसी चीज को मतलब एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, इतना परेशान है, इतने प्रेशर में है कि उसने सारा कुछ छोड़ दिया है? और जो मेरी मेंटर हैं डॉक्टर इतिश्री मिश्रा, जी। जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में सिखाया है सारा कुछ, उन्होंने मेरे को यही बात बताई। उन्होंने बोला कि देखिए हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, मतलब एटलीस्ट मेरे टाइम पे, मैं 2005 में 12वीं मैंने कंप्लीट की थी अपनी, तो हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम पे सीधा हमें बता दिया जाता था कम ऑप्शंस हैं, इसमें से चूज कर लो और तुम्हें अपने आप ही आगे बढ़ना है ना। तो उस तरीके की गाइडेंस मिलती थी हमें, तो गाइडेंस तो क्या ही होती थी। बट एनीवे, अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा उल्टा है। काफी पेरेंट्स जो 90s में जिन्होंने मतलब शादी की, उनके जो बच्चे हैं अभी, उन्होंने अपने टाइम में बहुत देखा कि हमें गाइडेंस नहीं मिली, हमें फोर्स किया गया, हमें पुश किया गया। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पुश ना करें, जो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब हो क्या रहा है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें बच्चा जो है वो अपनी फैमिली पे डिपेंड करता है डिसीजन लेने के लिए। लेकिन अगर पेरेंट्स बता दें कि बेटा जो तुम्हें करना है वो करो, तो वो एक 12, 13, 14 साल का जो बच्चा है ना, जब उसको बोला जाता है 9th आ गई है, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो बच्चा इतना प्रेशर ले लेता है अपने ऊपर, इतना प्रेशर ले लेता है कि जो मैं करियर चूज करूंगा वो बेस्ट करियर होना चाहिए, परफेक्ट करियर होना चाहिए। उसको उस करियर में अगर मैं जाऊं तो फिर मैं खुद भी पैसे कमाऊं, मैं शोहरत भी लूं, दौलत भी लूं, फिर मैं अपने घर वालों की भी जिंदगी सुधारूं, मैं अपने रिलेटिव्स की भी जिंदगी सुधारूं। वो एक 13 साल का बच्चा इतना सारा प्रेशर लेके बैठ जाता है। जी। अब एक 13 साल का बच्चा ही तो है वो, कितना गूगल करेगा, कितना चैट जीपीटी करेगा? उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है चैट जीपीटी से। अभी एक एमआईटी की स्टडी भी आई थी कि चैट जीपीटी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन बच्चे उस पर एक्ट नहीं कर पाते हैं। हमने खुद का एआई काउंसलर चलाया था, बच्चों ने यूज ही नहीं किया, क्योंकि बच्चे को चाहिए गाइडेंस। अब अगर पेरेंट्स ने बोला बेटा जो करना है करो, आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे को आपको तब भी गाइडेंस देनी पड़ेगी। उस चक्कर में जब बच्चा ओवरवेल्म हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये कर सकते हैं, इसमें भी पैसा है, ये कर लेते हैं, इसमें भी पैसा है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर मैंने यूट्यूबर ही बनना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यूट्यूबर आज इंडिया में बनने के लिए आपको 3 साल की मेहनत करनी पड़ेगी लगातार, बिना पैसे कमाए, कम से कम 100 वीडियो बनाने पड़ेंगे, और तब जाके आप पैसे कमाने शुरू करोगे। 2-3 साल पहले का आंकड़ा है, इंडिया में 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर थे, हैं 8 करोड़, अब ज्यादा ही हो गए होंगे। दुनिया में? 8 करोड़ में से, नहीं नहीं, इंडिया में, खाली अच्छा, भारत में। इंडिया में। हाँ, 140-145 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन उसमें से पैसा कितने लोग कमाते हैं? खाली 1.5 लाख। ये हकीकत है, ये मतलब आप ये जो बता रहे हैं ना, ये लोगों को आईना देखने की जरूरत है अभी इस वक्त।
बिल्कुल एग्जैक्टली आप समझते हैं क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से आ रहे हैं। बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा कि एक क्रिकेटर बनने से ज्यादा मुश्किल है यूट्यूबर बनना, एक बॉलीवुड एक्टर बनने से ज्यादा मुश्किल है यूट्यूबर बनना। लेकिन यूट्यूबर बनना है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बनो। 3 साल की मेहनत करोगे, नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप कुछ भी करेंगे लाइफ में आपको समय लगाना पड़ेगा। कोई भी सक्सेसफुल इंसान है वो 10 साल लगाता है सक्सेसफुल होने के लिए। हम इंसान हैं, हमारा ये जो शरीर है और जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये 10,000 साल पुराना मॉडल है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जो चीज हमें धीरे समझ आनी है वो धीरे ही समझ आएगी। जी। तो इसीलिए अगर आप खाली पैसे और पैशन के बीच में आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पैशन को फॉलो करो, एटलीस्ट कुछ सीखोगे तो सही। बिल्कुल। अगर पैसे को फॉलो करना है आपने तो फिर आप ये समझिए कि दुनिया में किस चीज की कमी है, उस चीज के पीछे पड़ जाओ। अगर दुनिया में अगर हमें लगता है कि मतलब अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया दिल्ली में, उसके पीछे पड़ जाओ। पोल्यूशन को कैसे खत्म करेंगे? नितिन कामत और निखिल कामत बिलियनियर है इंडिया के, यंगेस्ट बिलियनियर्स हैं इंडिया के, जी। खुद से सेल्फ मेड, उन्होंने तो कॉलेज भी नहीं किया। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनियर, बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर, मतलब 1,000 बिलियन जिसके पास होंगे, वो कौन होगा? जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेगा। तो अगर पैसा चाहिए ना तो क्लाइमेट चेंज के पीछे भागो, लेकिन समय तो लगेगा। जी। और एक और चीज मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल वो बिल्कुल। बोलना चाहूंगा। देखिए हम में से जो बहुत अभी क्योंकि भारत में समृद्धि बढ़ रही है, हमारे से बहुत हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रिविलेज है, जिनके पास एक अच्छा सेफ्टी नेट बन गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की, तो हमें एक सेफ्टी नेट मिल गया कि अब हमें उनका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है। जब मैंने अपनी अमेरिका की एक आईटी नौकरी छोड़ी, सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को फोन किया कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मुझे करियर गाइडेंस में काम करना है। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत आराम से बोला कोई बात नहीं, छोड़नी है छोड़ दो, लेकिन जो करो अच्छा करो, अपना ख्याल खुद से रखना सीख लो, बहुत है। जी। अगर आप मेरी तरह प्रिविलेज्ड हैं, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, पैसे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज कोई बड़ी समस्या पकड़ें और उसके पीछे लग जाएं। हमें आपकी जरूरत है। 2012 में मेरे अंदर यही आवाज आई कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे गाइडेंस नहीं मिली, मैं ये गाइडेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैं उसके पीछे पड़ गया और आज तक उसके पीछे, अब मुझे वो सक्सेस जरूर मिली है 10 साल के बाद। अब हम जी। सरकार के साथ काम कर रहे हैं। अब इंडिया का मैं अकेला करियर काउंसलर हूं जिसके कॉपीराइटेड मॉडल है, ये वो आपको भी सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस मिलेगी जो किसी और को नहीं मिलेगी। आप यूनिक काम करना चाहते हैं ना, एक समस्या पकड़े और हाथ धो के पीछे पड़ जाओ उसके। अगर बिल्कुल। आपके पास प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, तो फिर आप एक सेफ ऑप्शन चूज कीजिए, सरकारी नौकरी की तरफ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस तरफ जाइए, अपना काम करिए। आपकी जो अगली जनरेशन आएगी उसको फिर ये आप ऑप्शन दें कि वो किसी समस्या को पकड़े, उसके पीछे पड़ जाएं। जी। तो मैं ये आपको एक नसीहत देना चाहता था। सौरभ जी, अब तो मेरा एक सवाल है, विमेन स्पेसिफिक करियर के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज से हटकर एडवांस कोर्सेज भी आने लग गए हैं अब तो क्या वाकई अब फीमेल जो है वो इंडिपेंडेंट बनने की और कैसे अपने स्टेप्स ले सकती हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई हाँ। भी करियर नहीं है जो जेंडर स्पेसिफिक होता है। जी। ठीक है जी, कोई भी ऐसा करियर नहीं है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं, कोई भी ऐसा करियर नहीं है जहां पर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसका सबूत इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री है ना। तो जी। इससे बढ़िया तो और क्या ही हो सकता है। अब लेकिन विमेन स्पेसिफिक करियर्स की बात करें, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक और मीडिया इवेंट में गया था, वहां पर भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे। विमेन के पास कुछ खूबियां हैं जो शायद पुरुषों के पास नहीं होती। विमेन आर वेरी एम्पैथेटिक, दे आर केयरिंग, दे आर नर्चरिंग। इसीलिए, और ये कोई मतलब किसी ने जानबूझ के पुश नहीं किया था, लेकिन आप देखेंगे दुनिया भर में ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो फीमेल हैं, क्योंकि वो नर्चरिंग ज्यादा करती हैं, अच्छा करती हैं, उनको मजा खुद भी आता है और उनको बच्चों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जी। फिनलैंड जैसी कंट्री में टीचर्स को उतना ही पे किया जाता है जितना डॉक्टर्स को पे किया जाता है, राइट। इंडिया में भी आप देखेंगे ये धीरे धीरे होगा। 2040 तक ये मेरी खुद की समझ है कि अगर एआई और मशीनें सारा काम करेंगी तो इंसान क्या करेगा? इंसान मेंटरशिप करेगा।
इंसान वो काम करेगा जो खाली इंसान ही कर सकता है, एआई नहीं कर सकता, वो है दूसरे इंसानों के साथ काम करना। सबसे बड़ा जो कार्य है ना, वो यही है कि अगर आप अगली पीढ़ी को सही दिशा दे दें, तो एजुकेशन बहुत अच्छा पेइंग ऑप्शन होने वाला है। सेकंड इज केयर, जो केयर का मतलब पब्लिक हेल्थ की भी बात होती है। जी इंडिया में इस समय 18 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं। जापान में 60% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन हो गई है। चाइना में बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन हैं। इटली, सब स्पेन, वहां पर पूरे पूरे गांव खाली हो चुके हैं। हमारी आबादी बूढ़ी होती जा रही है, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको केयर वर्कर्स चाहिए। इसलिए तो जर्मनी कह रहा है 7 लाख नर्सेज भेजिए यहाँ पर। तो केयर इज द सेकंड ऑप्शन women do very well in, if we talk about those career options. Third is काउंसलिंग। जिस तरीके से, जिस लेवल से जो कनेक्शन जो एक महिला बना लेती है बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांग, वो शायद पुरुष नहीं बना पाते। अगेन जी मैं देखिए वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ यहाँ पर, मैं बस आपको थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा हूँ कि विमेन के लिए कौन सा करियर एक ऑटोमेटिकली अच्छा फिट बन जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। सुनीता जी विलियम्स, कल्पना चावला की बात करें तो उन्होंने किया है। तो बिल्कुल ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं जिसमें विमेन विल डू मच बेटर देन मेन एनी डे। मेन ऑन द अदर हैंड विल प्रोबेबली बी मोर एनालिटिकल या सिंगल माइंडेड, तो उस तरीके के करियर उनको ज्यादा सूट कर जाते हैं। बिल्कुल सर, एकदम ऑन पॉइंट क्वेश्चन है। हाई पेइंग प्रोफेशंस कौन है 2025 में अगर मैं बात करूँ तो? सबसे पहले टेक्नोलॉजी, दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तीसरा आपके लिए आ जाएगा अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हैं किसी एक नई दिशा में। अगर आपने युद्ध का परिणाम देखा होगा, ड्रोन्स के बारे में आप सबको पता चल गया है। अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, अभी समय है, अगले 10 साल में आप करोड़पति बनेंगे, ये लिख के ले लीजिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, एनर्जी सेक्टर में जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर के सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप अगले 10 साल में सच में करोड़पति बन सकते हैं। सर, ग्रामीण बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं यहाँ पर वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो एग्रीकल्चर उनके लिए इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनके लिए उसमें क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपने मुझे पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका रीजन ये है कि अगर आप हमारे बड़े शहरों को देखें, अब वो बड़े शहर बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं रहने के लिए, है ना। पोल्यूशन, महंगाई, बात कीजिए आप किसी भी चीज की, क्राइम वगैरह के लिए, तो जो एक अगर बहुत अच्छी आप जिंदगी जी रहे हैं अपने गांव में, साफ सुथरी हवा और बैलेंस ऑफ लाइफ और अच्छे रिलेशनशिप्स और ये सब, तो उसको छोड़ना एक्चुअली में एक खराब चीज है। वो लग्जरी है आपकी लाइफ में जो अब शहरों के वालों के पास नहीं। अब सब ये कहते हैं कि रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। पहली चीज, धीरे धीरे कंपनीज रूरल एरिया में जाती जा रही हैं। पूरी दुनिया में पता है आपको, गूगल का एक ही कंपेटिटर है जो ईमेल वगैरह में, जीमेल का कंपेटिटर है, वो है जोहो। और जोहो जो है रूरल तमिलनाडु में है, चेन्नई से शुरू हुआ था। उन्होंने बोला चेन्नई हम छोड़ रहे हैं, और वो रूरल तमिलनाडु में चले गए। कंपनीज आ रही हैं, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली इतनी जल्दी नहीं आ रही, उसके बहुत सारे इकोनॉमिकल रीजन। तो फिर एक ग्रामीण बच्चे को क्या करना चाहिए? गांव को ऊपर लेके जाएं, शहर से और अच्छा बनाएं। उसके लिए आप नई टेक्निक्स जो आ रही हैं एग्रीकल्चर की, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स हो या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलग अलग तरीके हैं, नेचुरल फार्मिंग के अलग तरीके हैं, उन सब पे फोकस करें। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है, वो है सॉल्टिफिकेशन ऑफ सॉइल। मतलब जमीन के अंदर नमक भर गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फसल है वहां नहीं उग सकती। दिस इज बिकॉज ऑफ डिजर्टिफिकेशन। ये एक डिजर्टिफिकेशन नेचुरल प्रोसेस होता है, जब आपकी जो जमीन है वो रेगिस्तान में मतलब तब्दील होती रहती है। ये चाइना में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। डिजर्टिफिकेशन से कैसे लड़ें, ये एक ग्राम के बच्चे को ज्यादा समझ आएगा। यूपी में एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है, उनका नाम मैं भूल गया, उन्हें पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो वो इंजीनियर ही थे, मतलब उन्होंने ग्रेटर नोएडा से अपनी इंजीनियरिंग की और अब एक दिन वापस गांव में गए। तो जिस गांव में वो रहते थे वहां पर कंस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के पास में है।
और वहाँ जिस वो छबील कह लीजिए या फिर वो पौंड कह लीजिए, तालाब में वो नहाते थे अपने दोस्तों के साथ बचपन में, वो तालाब की हालत बहुत ही खस्ता हो गई, उसमें पोल्यूशन और ये सब। उन्होंने बेड़ा उठा लिया कि मैंने तालाबों को बचाना है। आज के टाइम पे वो हजारों तालाब ठीक कर चुके हैं, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में। यूपी गवर्नमेंट उनके साथ डायरेक्ट काम कर रही है, वो तालाबों को बचा रहे हैं। वो खाली प्रोफेशनल सक्सेस नहीं है उनके पास नेशनल सक्सेस है। वो पूरा मूवमेंट चल रहे हैं। और वो कौन लेके आया? वो एक गांव का लड़का लेके आया, और कोई नहीं, एक गांव का लड़का, कोई बहुत फेमस आईटी टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, आई थिंक उनका नाम रामवीर तनवर है। आप प्लीज चेक जरूर कीजिएगा एक बार। जरूर सर, मैं अब आपसे एक लास्ट सवाल लेना चाहूंगी। जो हर एक पेरेंट इससे जूझ रहा है, मींस जो पेरेंट है वो अपने बच्चों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो अब क्या करें। मतलब वो एक इस चौराहे पर आ खड़े हैं और कंफ्यूज हैं कि वो अगला स्टेप क्या ले। एक 2 शब्दों में या कुछ लाइंस में आप उनको बताना चाहें। तो ये जो जिस चौराहे पे वो आ जाते हैं ना, पहले मैं आपको बता दूं, 10वीं के बाद से ये चौराहा बार बार आएगा तो परेशान नहीं होना 10वीं के बाद से, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, तो आप परेशान ना हो। लेकिन आपको एक सही दिशा लेनी पड़ेगी। सही दिशा कैसे लेंगे? अपने आप सबसे पहले असेसमेंट करना है। अपने एप्टीट्यूड, नेचुरल टैलेंट्स को समझें, अपनी पर्सनालिटी को समझें। उसके बाद में जो आपके इंटरेस्ट एरिया हैं उससे देखें क्या ये मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। साथ में आप ये भी देखें क्या इस करियर का फ्यूचर में कोई स्कोप होगा, कैसे होगा, कितना होगा। प्लस आप ये देखें कि आपने रहना कहाँ पर है जिंदगी में, आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। आप दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में रहना चाहते हैं, या फिर आप एक छोटे शहर में रह के खुश रहना चाहते हैं, या गांव में रहना चाहते हैं। इसको भी इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि अब ये सारे ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल हैं। सबसे पहली चीज ये, अब वो 10वीं से जब कहानी शुरू होगी ना, तो आपके सारे आपके चाचा जी, आपके घर में जो दूध देने आते हैं वो, उसके बाद में जो स्कूल के टीचर्स हैं, उसके बाद में जो पोस्टमैन है, कोई भी, सब आपको आके एडवाइस देंगे कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए। फिर आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि ऐसे कैसे हो गया। फिर कहेंगे मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरी बेटी ये कर रही है, आप ये कर ले। आप जब आप वो असेसमेंट रिपोर्ट ले लोगे, उसमें जो लिखा है वही आपको बार बार मार्गदर्शन देगा कि दुनिया भर आपको चीजें बता रही है, उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन आप कौन हो, आपको कौन समझ रहा है, वो रिपोर्ट आपके लिए क्या सही रहेगा, जो उस रिपोर्ट में लिखा है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, बेटा, अगर ये स्टूडेंट्स के लिए है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, अगर आप 10वीं, 11वीं, 12वीं में मेहनत करना सीख जाएं, क्योंकि आज के ये बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, परेशान भी हैं, मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है, उसकी वजह से वो परेशान जल्दी होते हैं। अगर आप मेहनत करना सीख जाए ना, जिस तरीके से हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, हर 5 साल में नई नौकरियां आती हैं, और ऐसी नौकरियां आती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। अगर आप मेहनत करना सीख जाएंगे, जैसा मर्जी कोई नई नौकरी आएगी, बहुत जल्दी सीख जाओगे, नई नौकरी ले लोगे। कोई नया स्किल आएगा, कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, 3-6 महीने में आप रेडी हो जाओगे। मेहनत करना सीख लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सौरभ जी आपने, और आपने तो पूरी करियर की रोड मैप दे दी, चाहे वो कोई हटके ऑप्शंस हो, विदेश में पढ़ाई करना हो, या आज के टॉप प्रोफेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सारे टिप्स शेयर किए, हमारे व्यूवर्स को उनके सपनों को सच करने में आप गाइड करेंगे। धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आपका, ये सौभाग्य दिया ये बात करने के लिए। शुक्रिया सर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आज की बातों को जो सौरभ जी ने हमें बताया उसे जरूर फॉलो करें, और अपने सवाल अपने कमेंट्स के जरिए बताएं। द लेंस के साथ बने रहें, क्योंकि हम हर बार लाते हैं आपके लिए कुछ नया और इंस्पायरिंग। तब तक ड्रीम बिग, वर्क स्मार्ट, शाइन ऑन। नमस्ते।